हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5th ऑफ वेक्टर कैलकुलस। ओके, 5वां चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपको नीड है, यानी आपको लगता है कि इसके क्वेश्चन हमें करने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका एक लेक्चर और हम लेंगे जिसमें कवर सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, चाहे हमें 1.5 घंटे का लेक्चर लेना पड़ जाए, केवल एक ही लेक्चर में हम उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको बहुत सी चीज़ें समझनी भी हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई। 6th चैप्टर आप तभी कर पाएंगे जब आप ये 5th यानी वेक्टर इंटीग्रेशन अच्छे से समझ लेते हैं। एज यू नो कि 5th और 6th में कंप्लीट 1 यूनिट हमारी कवर होती है। सो अगर आप 5th चैप्टर कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, सो 6th चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, चलिए भी स्टार्ट करें। डेफिनेशन सबसे पहले, वेक्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेशन कैसे बताइएगा? लेट f of t and small f of t be 2 vector functions of scalar variable t, of scalars डायरेक्ट लिख सकते हैं, scalar t, such that किस रिलेशन में होने चाहिए? df by dt is equal to f vector i। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि 2 वेक्टर लिए हमने, f of t एंड स्मॉल f of t, 2 वेक्टर्स t के फंक्शन है दोनों। हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया कैपिटल F का, आंसर आ रहा है स्मॉल f। ओके, अगर इस रिलेशन में हमें मिल जाते हैं df by dt इक्वल टू t, देन capital F, this is indefinite integral of f can be written as, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे मिलेगा हमें ये इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल? कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो कैपिटल F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? सो हमने क्या कहा कि ये जो कैपिटल F है, ये इसका इंटीग्रल तब बनता है जब इसका ये डेरिवेटिव फॉर्म में होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव अपोजिट होते हैं। डेरिवेटिव अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, यानी कि कैपिटल F इज द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f, एंड इसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt। वैसे तो ये सबको पता होती है, लेकिन इसका यूज़ करेंगे हम बार बार, ठीक है ना। सो बार आपको बताना है कि ये इंटीग्रल कौन सा है, इस फंक्शन का ये इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। सो इस डेफिनेशन को आपको बार बार यूज़ करना है। इसके बाद जो थ्योरम है वो थ्योरम देखते हैं। गिवन है, इफ द वेक्टर फंक्शन f इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t, देन f प्लस c, ये आपको c कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है, कहता है कि ये भी इनडेफिनेट इंटीग्रल f का हो सकता है। ठीक है, चलिए थ्योरम का प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आज न्यू एरा फैमिली में 20 के अबव, यानी 20,000 अबव मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यानी कि 40% अबव ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट जब हम इसका प्रूफ करते हैं, कहता है कि वेक्टर फंक्शन f इनडेफिनेट इंटीग्रल है f का। अभी हमने डेफिनेशन की है कि अगर f इनडेफिनेट इंटीग्रल है, सो हमें क्या दिया गया है? कैपिटल F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, ठीक, यानी स्मॉल f का इंटीग्रेशन दिया गया है कैपिटल F। अंडरस्टैंड?
f इज इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f, ये आपको गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। क्या कहते हैं कि प्रूव कीजिए f प्लस सी भी इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। ओके, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, सो हमें यहाँ से क्या मिलता है, df बाय dt इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और ये f की वैल्यू आ जाएगी, f इज स्मॉल f इक्वल टू df बाय dt। क्लियर। अब आपको जो चाहिए f प्लस c को इनडेफिनेट इंटीग्रल बताना है f का। सो हम यहाँ से क्या लेके चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f प्लस c वेक्टर। c इज ए कांस्टेंट वेक्टर है ना। डेरिवेटिव आप इसका सेपरेट लिख सकते हो, प्लस dc बाय dt। c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जीरो जाएगा क्योंकि c कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है। सो df बाय dt प्लस ज़ीरो, यानी कि df बाय dt, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, df बाय dt के इक्वल आ जाता है। और यहाँ से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, यानी मुझे यहाँ से मिलता है d बाय dt f प्लस सी इज इक्वल टू df बाय dt, और ये किसके इक्वल है, स्मॉल f के, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सो हमें यहाँ से मिलता है d बाय dt f प्लस सी वेक्टर इक्वल टू f, एंड बाय डेफिनेशन क्या आता है हमारे पास कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेती हूँ, f प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f t dt, क्योंकि t के फंक्शन है ना। सो यहाँ से f प्लस सी इक्वल आता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, दैट मीन्स f प्लस सी इज द indefinite integral of f. f plus c is also indefinite integral of f का। ठीक है। अब यहाँ से थ्योरम ही आपको ये बता रही है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ से कहा था कि जो कैपिटल f है, कैपिटल f का इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f इज़ अ कैपिटल f, और यहाँ से हमने बता दिया कि इंटीग्रल ऑफ f इज़ f प्लस सी, यानी एक ही f फंक्शन के दो इंटीग्रल हमें मिल जाते हैं। f वेक्टर का इंटीग्रल है, एक हमें कैपिटल F मिलता है और एक हमें मिलता है f प्लस सी, समझ गए। सो दोनों ही इंटीग्रल है स्मॉल f के। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन के अगर एक से ज़्यादा आपको इंटीग्रल मिलते हैं, दैट मीन्स दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है कि एक फिक्स इंटरवल में अगर हम इंटरवल ले लेते हैं ए बी, सो हर एक पॉइंट पे आपको केवल एक ही इसका इंटीग्रल मिलेगा। फंक्शन का इंटीग्रल इन दिस बिटवीन दिस इंटरवल ऑल दीज पॉइंट्स होल्ड करना चाहिए कि f के पास केवल एक ही इंटीग्रल हो, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। इसीलिए हमें जो वो लिमिट्स दी जाती है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं। इसका यही मतलब होता है कि इस लिमिट इंटरवल में जो आपको दिया गया है ए बी इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं, एंड अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ पे ए और बी भी इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली, है ना। सो ए और बी पॉइंट पे और जितने इनके बीच में पॉइंट आते हैं, सभी पॉइंट्स पे एफ का केवल एक ही इंटीग्रल आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। वैसे ये आप पढ़ तो चुके हो +2 में, लेकिन उसमें हम डेफिनेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है, इफ़ df बाय dt इज इक्वल टू f फॉर ऑल t lies in interval a b, फॉर ऑल t जो ए बी इंटरवल में, यानी कोई भी वैल्यू आप t की ले सकते हो ए बी इंटरवल के बीच, देन डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन a and b denoted by f is equal to a to b f dt।
क्योंकि टी का फंक्शन होता है ना। सो ए टू बी इंटरवल में हम ये लिमिट अप्लाई कर लेते हैं एंड एफ ऑफ टी डी टी, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अगर आपको इसको सॉल्व करना है यानी कि ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, जो इसका इंटीग्रल आपको दिया गया है ना कैपिटल एफ, ओके, इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं ए टू बी, यानी कि ये आ जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो, है ना। सो ये डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की। ये इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये भी पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में भी, और आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आपके पास है, हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स यानी सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट एफ वेक्टर क्या आता है ये हम पढ़ चुके हैं, यू इन टू वी हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास जाएंगे डायरेक्ट रिजल्ट आपको यूज़ करने हैं। पहले हम एफ डॉट जी अलग अलग वेक्टर ले लेते हैं, फिर सेम की बात करते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हो, एफ एज इट इज़ जी का डेरिवेटिव, वैसे तो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, फिर मैं एक बता देती हूँ आपको, प्लस जी आप करेंगे एफ का डेरिवेटिव और जी एज इट इज आ जाएगा। क्लियर दैट। सो एफ डॉट जी का डेरिवेटिव हम इस टाइप से लिखते हैं। ओके। सो यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन बोला जाता है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, यानी इसी टर्म को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट जी डी जी बाय डी टी प्लस डी एफ बाय डी टी डॉट जी डी टी, यानी कि इसका इंटीग्रल क्या आएगा, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, एफ डॉट जी। ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, लेकिन समझ के याद रखनी है, अंडरस्टैंड। रट्टा नहीं मारना कि ये टर्म आ जाएगी तो एफ डॉट जी इसका इंटीग्रल आएगा, कैसे आया वो आपको देखना है यहाँ पे, क्योंकि एफ डॉट जी का डेरिवेटिव ये होता है। सो आपको माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेना है कि जैसे ही आपके पास ये टर्म आती है आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन एफ डॉट जी अप्लाई कर सकें। क्लियर। सेकेंड, अगर यहाँ पे हम सेम वेक्टर ले लेते हैं, यानी कि डी बाय डी टी अगर मैं ले लेती हूँ एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर तो हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट एफ लिखते हैं, डी बाय डी टी एफ डॉट एफ वेक्टर, और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था 2 इंटू एफ डी एफ बाय डी टी, ये डेरिवेटिव आया था इसका। ठीक है। सो इसका अगर आपको इंटीग्रल बताना है, इंटीग्रेशन में क्या रूल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एफ डी एफ बाय डी टी, इसका इंटीग्रल आएगा एफ डॉट एफ, एफ डॉट एफ, या फिर इसको आप एफ स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर। सो अगर आपके पास ये टर्म आती है 2 इंटू एफ डी एफ बाय डी टी का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यूज करेंगे एफ डॉट एफ। ओके। नेक्स्ट इज थर्ड, डी एफ बाय डी टी स्क्वायर, अगर आपको इसका डेरिवेटिव आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ डी एफ बाय डी टी स्क्वायर, आप इसका डेरिवेटिव करके देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, पहले 2 पावर सॉल्व करते हैं, डी एफ बाय डी टी पावर 1 रहेगी, फिर हम क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेस, यानी कि आप इसका डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर एफ बाय डी टी स्क्वायर, ये इस टर्म का डेरिवेटिव आ जाता है। अगर इंटीग्रेशन में देखें, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी एफ बाय डी टी इंटू डी स्क्वायर एफ बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी एफ बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी एफ बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट इज और एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट में हम कांस्टेंट ऐड करते हैं इसमें, एफ प्लस सी, दिस इज प्लस सी। ठीक है, सी यानी कांस्टेंट वेक्टर। फोर्थ कहता है इसी तरीके से आपको एफ क्रॉस जी के लिए देखना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस जी,
क्या होता है एफ क्रॉस जी का डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन इससे ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखती हूँ एफ क्रॉस डी जी बाय डी टी प्लस डी एफ, क्रॉस में प्लेस चेंज नहीं करना है, डॉट कम्यूट करता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करती है ना। सो डी बाय डी टी एफ क्रॉस जी इक्वल टू ये आता है हमारे पास। अगर आपको इंटीग्रेशन में देखना है सो इंटीग्रल एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी प्लस डी एफ बाय डी टी क्रॉस जी डी टी, इसका इंटीग्रल क्या आएगा एफ क्रॉस जी प्लस एनी कांस्टेंट। क्लियर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल एफ क्रॉस जी। सो ये टर्म आती है, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसका इंटीग्रेशन एफ क्रॉस जी आएगा। ओके, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर डेरिवेटिव आपसे ए क्रॉस एफ का पूछ लिया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर कोई भी कांस्टेंट वेक्टर हो सकता है। सो यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है ए क्रॉस, इसका जो इंटीग्रेशन क्या जाएगा ए क्रॉस डेरिवेटिव, अभी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, और जब आप ए का डेरिवेटिव करेंगे प्लस करके ए का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर गिवन होगा। ओके, सो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाता है ए क्रॉस डी एफ बाय डी टी, इसका इंटीग्रल बन जाएगा ए क्रॉस एफ। अगर ए कांस्टेंट वेक्टर दिया जाता है तो ए इज़ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा डेरिवेटिव है और समझना है कि अगर आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये पता है कि डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रल, है ना। सो अगर ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है, इसका इंटीग्रल एफ डॉट जी आ जाए। चलिए भी क्वेश्चंस कैसे करने ये देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 1 to 2 ए डॉट बी क्रॉस सी डी टी, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे ए आपको गिवन है, ये वेक्टर बी एंड सी सबके अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है। ठीक है, सो आपको ये पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको हम जो सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। फर्स्ट रो आएगी ए वेक्टर के, यहाँ से कंपोनेंट लीजिए t - 3 2t, बी के कंपोनेंट 1 - 2 एंड 2 और 3t1। डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ओके, इसी तरह से ओपन करते हो ए बी सी इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स। ओके, सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, आंसर आएगा 10t प्लस 5 -15 है, 10t - 15। ठीक है, एक्सपेंड करना है आपको। अभी मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू क्या आई है 10t - 15 dt। सिंपल इंटीग्रेशन कीजिए, t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन -15, यहाँ पे आपके पास 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 10, 2 इज़ 5, कैंसिल कर दो इसको, एंड इंटू 4, पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, -15 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 5 माइनस, यहाँ से आप पुट करिएगा 1 - 15 एंड दिस इज इक्वल टू 20 - 30 एंड यहाँ से +10 आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये में डेफिनेट इंटीग्रल गिवन था एंड सिंपल आपको लिमिट अप्लाई करनी है। स्टूडेंट एग्जाम्पल है ये, फाइंड 3 to 4 r डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, यानी इसका आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जहाँ पे r(3) की वैल्यू दी गई है r(4). ये क्या है, जब आप लोअर और अपर लिमिट पुट कर रहे हो ना, उसके बाद इनकी जो वैल्यूज़ दी गई है, यानी कि r(3) का मतलब है जब आप r में लोअर लिमिट पुट कर रहे हो और जब r वेक्टर में हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से r डॉट r बाय डी टी की टर्म आपको देखते ही माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये टर्म कब आती है, जब हम डेरिवेटिव करते हैं r डॉट r का, है ना। वी हैव r डॉट डेरिवेटिव ऑफ r डॉट r इज इक्वल टू 2 टाइम r इन डॉट डी आर बाई डी टी। ओके, सो अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेती हूँ, r डॉट r इज द इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम r डॉट डी आर बाई डी टी
इंटीग्रेशन लगाया तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, क्लियर। सो यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है 2, यहाँ पे इधर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कि r डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं इसमें हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि इसमें सबकी फिक्स वैल्यू होती है। दिस इज़ 1/2 r डॉट r, ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ r डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, यानी इस टर्म का इंटीग्रेशन आ जाता है r डॉट r। लिमिट अप्लाई करनी है, अगर यहाँ तक आप देख सकते हो कि हमने केवल इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, लिमिट यहाँ पे अप्लाई नहीं की है, सो आप यहाँ पे एक टाइम के लिए कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे, हमें दिया गया है 3 to 4 r डॉट डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो कांस्टेंट यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। और यहाँ पे आ जाएगा जो इसका इंटीग्रल है, इस पर भी तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना, r ऑफ 3 एंड r ऑफ 4, क्लियर। r ऑफ 3 का ये मतलब है यहाँ पे चाहे 3 और 4 लिखिए या फिर r ऑफ 3 r ऑफ 4 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 और 4 लिखेंगे तो भी यहाँ पे r, क्योंकि t का फंक्शन है r ऑफ t, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके। एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे। सो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, r ऑफ 4 डॉट r ऑफ 4 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं r ऑफ, इसको थोड़ा सा मैं भी बताती हूँ आपको कैसे लिखिएगा, दोनों एक साथ नहीं लिखने हैं। मीन्स जो अभी हमने यहाँ पे लिखा r डॉट r, लिमिट्स हमने ली है 3 to 4, अगर r डॉट r सिंपल r लिखते हैं तो आप यहाँ पे r ऑफ 3 r ऑफ 4 लिख सकते हो। और अगर r ऑफ t ले लेते हो, r ऑफ t डॉट r ऑफ t 1/2, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे 3 to 4, ठीक है, क्योंकि हम ये t के प्लेस पे ही पुट कर रहे हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ t एक्चुअली, है ना। सो यहाँ पे पहले आप लोअर लिमिट पुट करिएगा, r के प्लेस पे आ जाएगा r ऑफ 4 डॉट r ऑफ 4, दोनों r के r डॉट r है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं r ऑफ 3 डॉट r ऑफ 3, वैल्यूज दे रखी है इनकी। r ऑफ 4 की वैल्यू 2i माइनस 5j प्लस k डॉट विद इटसेल्फ 5j प्लस k माइनस r ऑफ 3 हमें दिया गया है 3i प्लस 2j प्लस k एंड डॉट विद इटसेल्फ दिस, ओके। सो 1/2 डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2 to the 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 25 प्लस 1 माइनस ऑफ 3 9 प्लस 4 प्लस 1, क्लियर। 1/2 this becomes 30 minus 14, so 1/2 into 16 and this is 8, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, ओके। सो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की है कि डी आर बाई डी टी की टर्म आते ही हमें ये समझ लेना है कि ये किसके डेरिवेटिव में आती है, ओके। देखिए एग्जाम्पल थर्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय ई रेज़्ड टू पावर टी आई ई रेज़्ड टू पावर 2tj प्लस के। फाइंड v, v मतलब आप वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। क्या दिया गया है कि v इक्वल टू आई प्लस जे, कब जब t हमारा 0 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सो एक्सेलरेशन का मतलब आप समझते हैं, ये हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में कर चुके हैं। r इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, हम लेके चलते हैं। डेरिवेटिव करते हो डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आता है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, इसको हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को आप v में की टर्म में निकाल सकते हो, r की टर्म में निकालते हो, सो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि आप v का डेरिवेटिव करेंगे dv बाई dt, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t तो इसका डबल हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन v की टर्म में
वेलोसिटी से निकालते हो तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, डिस्टेंस से निकालते हो, आर वेक्टर से निकालते हो तो डबल आर का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेलरेशन मेरे पास है e रेज़ टू पावर टी आई प्लस e रेज़ टू पावर 2tj प्लस के, ये हमें एक्सेलरेशन दी गई है। मुझे चाहिए वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई डी टी। v का क्या डेरिवेटिव है? v का, मुझे v की वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव खत्म करना है, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। सो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो हमारे पास क्या टर्म आएगी भाई? इधर से लेफ्ट हैंड साइड से तो v वेक्टर आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हमें मिलेगी। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर टी आई e रेज़ टू पावर 2tj प्लस के विद रिस्पेक्ट टू t हमें करना है डेरिवेटिव और प्लस एनी कांस्टेंट। e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन यही रहेगा, e रेज़ टू पावर 2t डिवाइड बाय 2j, यहाँ पे i और यहाँ पे आ जाएगा t इंटू के। ठीक है, और प्लस एनी कांस्टेंट। अब मेरे पास तो वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए लेकिन कांस्टेंट को रिमूव करना है। अब कांस्टेंट को रिमूव कैसे करेंगे? जो हमें कंडीशन दी गई है, क्या कहती है कंडीशन? अगर t 0 है तो वेलोसिटी i प्लस जे होगी। ठीक है, सो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ v इज इक्वल टू अप्लाइंग v इक्वल टू i प्लस जे, कब? जब t की वैल्यू हमें 0 दी जाए। सो t को 0 पुट कर दीजिए और v को पुट कर देंगे i प्लस जे। सो v को मैंने लिखा i प्लस जे इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे आप t को 0 पुट करिएगा e रेज़ टू पावर 0 1 होता है i, यहाँ से e रेज़ टू पावर 0 1 j बाय 2। ठीक है, यहाँ से t को 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा प्लस c, i से i कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c इज इक्वल टू j माइनस j बाय 2, यानी कि j बाय 2। अंडरस्टैंड? सो ये जो कांस्टेंट आया है आपके पास, कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करेंगे वेलोसिटी में। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सो पुट इन फर्स्ट, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? e रेज़ टू पावर टी आई प्लस e रेज़ टू पावर 2t बाय 2j प्लस t इंटू के प्लस j बाय 2, और j की टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। सो इस तरह से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर इसी में आपको बोला जाए डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए तो हम इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल होता है? r इज इक्वल, ये हमें गिवन होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डी आर बाय डी टी के। अगर r की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से फिर से इसका इंटीग्रेशन करते, हमें r मिल जाता। r वेक्टर गिवन है, प्रूव कीजिए कि r क्रॉस डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं 1 to 2 अंडर लिमिट, सो ये आंसर आना चाहिए। देखिए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको r वेक्टर दिया गया है, यहाँ से हम डी आर बाई डी टी की वैल्यू सॉल्व करते हैं। डी आर बाई डी टी इज़ अ 10ti प्लस जे माइनस 3t स्क्वायर के। सेकेंड डेरिवेटिव कीजिएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10i, यहाँ से क्योंकि t की टर्म नहीं है 0 हो जाएगा, माइनस 6t के। सो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। मुझे इंटीग्रेशन किसका चाहिए? r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर का। सो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सॉल्व करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है कि r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव में टर्म आती है ये। तो अगर हम डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस डी आर बाय डी टी, देखिए क्या आंसर आता है। r एज इट इज़ क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर प्लस r का डेरिवेटिव करते हो डी आर बाय डी टी क्रॉस डी आर बाय डी टी। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल और यहाँ से इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r क्रॉस डी आर बाय डी टी। ठीक है, सो इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे हम, r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर डी टी, लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट हमें दी गई है 1 to 2। जो इसका इंटीग्रल है डी आर बाय डी टी, यहाँ पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी 1 to 2, अप्लाई कर देंगे हम। क्लियर? सो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी r क्रॉस डी आर बाय डी टी
ये हमारे पास आर वेक्टर, ये डी आर बाई डी टी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए और ये इसका आंसर आ जाएगा। किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये ना भी याद रहे कि ये किसका डेरिवेटिव आना चाहिए, अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आर क्रॉस डी आर बाय डी टी का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तब मेरे पास ये टर्म आएगी। क्लियर। और अगर ये यहाँ पे याद नहीं रहता है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। मुझे यहाँ पे टर्म चाहिए आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और सिंपल इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू टी ए प्लस बी। ए बी हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए प्लस बी वेक्टर। इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि आर तक पहुँचना है तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। सो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से इंटीग्रेशन किया हमने डी आर बाय डी टी, एक टाइम डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। इधर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, टी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, ए और बी हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, सो ए और बी एज इट इज़ रहेंगे और बी यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हो प्लस एनी कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ये आ जाएगा डी आर बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाय 2a प्लस बी वेक्टर प्लस एनी कांस्टेंट डी टी और प्लस एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन का। डी टी से डी टी कैंसिल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, आर वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। इधर से आप इंटीग्रेशन कीजिए, टी क्यूब बाय 6a प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इंटू टी प्लस डी कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, सो ये आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो जितनी टाइम आपसे पूछा जाता है उतने टाइम आप डेरिवेटिव खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन करते जाइए और हमें वैल्यूज मिल जाएगी वेक्टर ऑफ आर। देखते हैं भाई एक्सरसाइज 5.1, एक्सेलरेशन दी गई है आपको डी वी बाई डी टी इक्वल टू, ये आपको पता है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। सो एक्सेलरेशन हमें दी गई है, कहता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट कीजिए कब, जब v और r की वैल्यू 0 है, जब t इक्वल टू 0 होगा। यानी कि हमें कंडीशन दिया गया है कि v 0 और r 0 वेक्टर कब, जब t हमारे पास 0 दिया जाता है। दो कंडीशन इसलिए दी गई हैं क्योंकि हमें 2 कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे, मुझे r और v की वैल्यू चाहिए, है ना। सो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू 12 cos 2ti माइनस 8 sin 2tj 16tk। इंटीग्रेशन अप्लाई करें, सो इंटीग्रेट बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ से इंटीग्रेशन ओपन करते हैं, यहाँ से कैंसिल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन v आ जाएगा और इधर सॉल्व कर लीजिए, माइनस साइन 2t डिवाइड बाय 2i माइनस 8 cos 2t डिवाइड बाय 2 प्लस 16 टी स्क्वायर बाय 2k प्लस c1। ओके, सो यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई है c1 की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। कहता है कि जब v 0 है, v को 0 लेना है जब t 0 है। ठीक है, सो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, v इक्वल टू 0 अप्लाइंग v इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो मुझे v 0 मिलता है। 0 इज इक्वल टू साइन 0 0, ये टर्म कंप्लीट खत्म। यहाँ से cos 0 होता है 1, सो माइनस 4j प्लस 8, यहाँ पे t को 0 लेना है, सो ये तो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा, प्लस c1, सो c1 की वैल्यू आ जाती है 4j। ठीक है, ये c1 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, माइनस 6 साइन 2ti माइनस 4 cos 2t और यहाँ से c1 की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ, यहाँ पे 4j आएगी ना, इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, प्लस 4 भी कॉमन लिया मैंने, माइनस भी कॉमन लिया और यहाँ पे 1 इंटू j प्लस 8t स्क्वायर के। ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी
यानी v की वैल्यू। जब आप c की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। v क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dr/dt। यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ताकि मुझे r की वैल्यू मिले। सो इंटीग्रेटिंग r इज इक्वल टू, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन करते हैं माइनस c, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे किया था इंटीग्रेशन, सो ये पॉजिटिव एंड ये हमारे पास नेगेटिव। इसको सॉल्व करना भाई, ठीक करना है इसको। और यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव की टर्म ले ली, डिवाइड बाय कॉस, पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव होता है ना, और यहाँ से ये पॉजिटिव रहेगा और साइन 0 0, कॉस 0 1, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और यहाँ से जाएगा ये पॉजिटिव एंड दिस माइनस, और ये पॉजिटिव। ठीक है, सो इसको ठीक कर लेना, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको, इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया तब ध्यान आया कि साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है ना, सो जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है भाई। cos 2t/2 माइनस, है ना, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो आप, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई किया हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, और प्लस आ जाएगा एनी कांस्टेंट। ओके, सो 6 cos माइनस cos 2t/2 i प्लस 4 इंटू, यहाँ पे करते हो साइन 2t/2 माइनस t j प्लस 8t³ k प्लस c2। ठीक है, आपको कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? r हमारा 0 है, कब? जब t इक्वल टू 0 है। सो r को 0 लीजिए इधर, यहाँ पे cos 0 1 होगा, माइनस 3i, यहाँ से साइन 0 0, t 0, ये भी 0, प्लस c2। सो c2 की वैल्यू आ जाती है 3i, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए एंड i की टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, यहाँ से आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ r। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ r सेटिस्फाइंग द इक्वेशन d²r/dt² इक्वल टू a। आपको कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है और ये हमें कंडीशन दी गई है कि अगर t 0 है r 0 और t 0 है तो dr/dt इक्वल टू u होगा। ठीक है, सो सिंपल करना है, वैसे तो आपको d²r/dt² इंटीग्रेशन करते जाना है और कंडीशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन करेंगे, a हमें कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है, प्लस एनी कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dr/dt, एक टाइम डेरिवेटिव कैंसिल, a वेक्टर क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है इंटू t प्लस c। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि dr/dt अप्लाइंग, हम अप्लाई करेंगे यहाँ से dr/dt इज इक्वल टू u, कब? जब t इक्वल टू 0 होगा। t इक्वल टू 0 के बाद कॉमा है, ये चीज़ ध्यान देना है, t इक्वल टू 0 जब dr/dt इक्वल टू u, और t इक्वल टू 0 जब r इक्वल टू 0। ठीक है, सो t इक्वल टू 0 दोनों पे अप्लाई करना है। t यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए और dr/dt को u पुट कर दीजिए, u इज इक्वल टू, t को 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, प्लस c, यानी c की वैल्यू आ जाती है वेक्टर u। पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे पुट करते हैं, सो dr/dt इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू t प्लस u वेक्टर। क्लियर। अब यहाँ से फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, सो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर r a t²/2 प्लस u वेक्टर इंटू t प्लस c1 की फिर से वैल्यू चाहिए। सो r हमें 0 दिया गया है, जब t को 0 लेंगे, सो 0 इज इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, प्लस c1, यानी कि c1 की वैल्यू आ जाती है 0, इक्वेशन सेकेंड, और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। सो r वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, r इज इक्वल टू a t²/2 प्लस u इंटू t, दिस इज द वेक्टर r। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ r इज इक्वल टू 2ti प्लस 3t² माइनस t³, ये आपको r की वैल्यू दी गई है। कहता है कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए 1 to 2 लिमिट dr/dt क्रॉस d²r/dt²। सो यहाँ पे आप सिंपल करिए कि dr/dt वैल्यू निकाल लेते हैं, r वेक्टर दिया गया, डेरिवेटिव कर लीजिए, 2i प्लस 6
टी जे माइनस 3t² के। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²r/dt² इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 6j माइनस 6t के। ओके, हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, यानी कि dr/dt। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई जे के dr/dt के कंपोनेंट लिखते हैं 260 माइनस 3t², ठीक है, और d²r/dt² आई नहीं है, 0 6 माइनस 60। ओपन करेंगे i इंटू दिस माइनस 36t² एंड प्लस 18t² माइनस j दिस मल्टीप्लाई माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस 12t और ये 0 हो जाएगा, प्लस k इंटू दिस इज माइनस 12t और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस 18t² आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12tj माइनस 12t के, ठीक है। अब मुझे इसका चाहिए इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे इंटीग्रेशन करिएगा विद रिस्पेक्ट टू t। लिमिट क्या है 1 to 2, सो इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करोगे, 1 to 2 यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करो, लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दिस इज इट्स आंसर। सो ये आपके पास एक्सरसाइज अभी 5.1 यानी कि बेसिक आज हमने स्टार्ट किया है वेक्टर इंटीग्रेशन का। सो बेसिक आप जरूर से ज़रूर अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये तो सिंपल से क्वेश्चन है और हम कर लेंगे, इसमें से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है वैसे तो, ठीक है। सो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। कल जो हम लेक्चर लेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन का, उसमें आपको और भी ज़्यादा डीपली समझना है, क्योंकि अगर आपका बेसिक तैयार है सो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको ट्राई करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।